हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है कि यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन आखिरकार जारी हो चुका है। आपने ढेर सारे लेक्चर्स भी उससे संबंधित देख लिए होंगे कि बहुत सारे चेंजेस इस बार यूपीएससी ने कर दिए हैं। क्या चेंजेस किए हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चेंजेस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ चेंजेस बहुत ज़रूरी थे क्योंकि बहुत लंबे समय से इन सुधारों की मांग की जा रही थी और इनके कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके फ्यूचर में अब उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल पाएंगी। तो बहुत ही शानदार बदलाव के साथ यूपीएससी ने अपना जो 100 साल को मनाया है उसको मनाने का बहुत बढ़िया एक गिफ्ट या एक सरप्राइज गिफ्ट हम लोगों को दिया हुआ है। क्या क्या चेंजेस किए हैं, चलो इनको समझने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी तरीके से। देखो, सिविल सेवा परीक्षा 2026 सीएसई अधिसूचना विश्लेषण हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्या क्या चेंजेस हुए हैं इन सबको बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। नए तकनीकी बदलाव हैं, महत्वपूर्ण तिथियां हैं और रणनीति के निर्देश, सब कुछ समझते हैं। देखो, प्रारंभिक परीक्षा तिथि 24 मई 2026 है। ये आपके लिए गोल्डन डेट है जिस दिन आपका सब कुछ बदलने की कहानी यहाँ पे लिखी जाएगी, क्योंकि जिस दिन प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाई होता है उस दिन पूरी कहानी यहाँ से बदली जाती है। तो 24 मई वो दिन है, वो तिथि है जिसको आपने अपने कैलेंडर में मार्क कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो प्रमुख बदलाव क्या है, आप ध्यान रखना। सबसे पहले नंबर पर फेस ऑथेंटिकेशन आपको देखने को मिलेगा। परीक्षा केंद्र जो है, इस परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य बायोमेट्रिक सत्यापन बहुत जरूरी है। और ये बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी इसलिए है क्योंकि बच्चे, आप सबको पता है कि इतना बड़ा जो एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ, मतलब सारे नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिसके कारण पूरी परीक्षा की जो प्रणाली है वो प्रभावित होती है। इसीलिए फेस ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, वो कर दिया है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि लाइव फोटो कैप्चर। आवेदन के दौरान वेबकैम के माध्यम से लाइव फोटो खींचना अनिवार्य है। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि जब भी आप आवेदन फॉर्म को फिल कर रहे हो, मतलब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो ऐसे लैपटॉप या ऐसे सिस्टम से आपको फॉर्म फिल करना है जिसमें वेबकैम मैंडेटरी है, क्योंकि वो लाइव फोटो कैप्चर होगा। जैसे आधार कार्ड आप ऑथेंटिकेशन के लिए जाते हैं, वेरीफाई के लिए जाते हैं, लाइव फोटो आपका कैप्चर कराया जाता है। इसी तरीके से अब फॉर्म फिलिंग के टाइम पर जब आप इसका फॉर्म फिल कर रहे होंगे, लाइव फोटो आपका कैप्चर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर URN सुधार। ठीक है, अब जो आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे पहले आपने देखा होगा कि यूपीएससी की फॉर्म हमको बार बार भरने पड़ते थे। आप यूपीएससी का कोई भी पेपर देने जा रहे हो, मतलब सीएसई नहीं, दूसरा कोई भी पेपर आप दे रहे हैं, तो फिर आपको फॉर्म फिर से भरना है। इसीलिए अब यूपीएससी ने क्या किया है, URN कर दिया है कि आप इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन कर लें और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें भी एक बार सुधार की सुविधा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान रखना। आपको पता है कि यूपीएससी बेसिक्स चीज़ों की गलती के आधार पर आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है और आप सर्विस से बाहर जा सकते हैं। और इसीलिए जो URN है, पहले तो ये रजिस्ट्रेशन आपको बहुत केयरफुली करना है, और रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो उसके बाद बार बार जो फॉर्म भरने की झंझट है आपकी, वह खत्म हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग है वो ये है कि प्रोफाइल में एक बार सुधार की सुविधा है। जैसे हम प्रोफाइल को फिल कर रहे होते हैं तो एक आध इन्फॉर्मेशन बाई चांस गलती से फिल हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको बार बार अपग्रेड कर पाएंगे, आप सिर्फ एक बार ही आप इसको अपग्रेड कर पाएंगे। इसीलिए URN बहुत बहुत ध्यान से भरना है, और अगर गलती होती है तो एक ही मौका है उसको सही करने का। तो बहुत गलत इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी है, नहीं तो बाद में पछताओगे, यार अब क्या करें, अब कुछ हो ही नहीं सकता है। साथ में प्रतिभा सेतु पोर्टल है, पब्लिक डिस्क्लोजर जो स्कीम है, इसका नया नाम है निजी क्षेत्र में अवसरों के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है, इस पर कभी आपसे चर्चा करेंगे। प्रतिभा सेतु क्या है, जैसे आपने मान लीजिए कि पीटी दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, अब फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, तो सरकार का एक इनिशिएटिव है कि वो लोग जो फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाते हैं उन लोगों के लिए हम किसी प्राइवेट सेक्टर में या निजी क्षेत्र में जो अच्छी पोस्ट होती है मैनेजिंग लेवल की, वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मेजर जो चेंजेस हैं बच्चे वो ये हैं कि फेस ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये होगा। आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो लाइव फोटो जरूर कैप्चर करें, ये कैप्चर करना जरूरी है। आप उसी जगह से फॉर्म फिल करें जहाँ पर वेबकैम अवेलेबल हो या अपने लैपटॉप में वेबकैम हो, तो ही आपने फॉर्म फिल करना है। URN में गलती नहीं करना है, नहीं तो ये आपको बहुत परेशान कर देगी। बहुत बड़ा जो चेंज है बेटा URN वाला है, और आपको बार बार फॉर्म फिलिंग करने से ये रोक देगा। ठीक है, अब देखो महत्वपूर्ण समय सारणी क्या है कि 4 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी और आवेदन शुल्क ये 24 फरवरी शाम को 6 बजे तक। बेटा ये डेट याद रख लेना,
कि 24 फरवरी का जो शाम को 6 बजे तक है तब तक कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक वेट नहीं करना है। मैं तो आपसे कहूँगा कि 24 फरवरी तक क्यों जाना है, आप तो फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिए, जितने जल्दी आपसे हो सकता है उतने जल्दी आप फॉर्म फिल कर दीजिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और OTR संशोधन सहित, ठीक है, आवेदन के बाद 7 दिन सुधार विंडो, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन को आपको करेक्शन विंडो मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 24 मई वह तिथि है, देखो ये गोल्डन कलर में डिजाइन की गई है क्योंकि आपके जीवन को बदलने वाली तिथि कौन सी है, 24 मई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्दी आवेदन करें क्योंकि लास्ट के 2 दिन सबको फॉर्म फिल करना होता है। पहले सबको काम रहते हैं, बाद में सबको फॉर्म फिल करना है, फिर सर्वर डाउन चलता है, सब परेशान होते हैं, कैफे पे बैठे हैं, घर में बैठे हुए हैं, प्रेशर लेके बैठे हैं, टेंशन में, एंजाइटी हो रही है। नहीं, पहले ही हमको फॉर्म फिल कर देना है, आज ही कर दीजिए, कल ही कर दीजिए, क्यों हमको 20 का इंतजार करना है, क्यों हमको 15 का इंतजार करना है, फटाफट जाइए और फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है भाई। चलिए अब देखो, ये तो वैकेंसी है, आप सबको पता है कि कितनी वैकेंसी है, 933 है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। प्रतिभा सेतु एक नया अवसर यहाँ पे दिया गया है कि जो उम्मीदवार इंटरव्यू तक पहुंचते हैं लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आते हैं, उनका डेटा निजी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा। जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, PSU, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इनको डेटा दिया जाएगा और फिर ये आपको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, ठीक है। उम्मीदवार को आवेदन के दौरान सहमति देनी होगी कि इसमें नाम, योग्यता और परसेंटाइल स्कोर साझा किया जाएगा। उद्देश्य बेरोजगार मेधावी छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। आपको सहमति देना पड़ेगी कि क्या आप ऐसा करना चाहते हैं। आप अगर सहमति देंगे तभी आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, नहीं तो आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इंटरव्यू तक जाने के बाद कई बार हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो टूटने से, बिखरने से बचाने के लिए ये प्रतिभा सेतु एक नया इनिशिएटिव है। आप इसमें भी अपना अप्रूवल या अपना परमिशन यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सब बच्चों को योग्यता को लेकर बड़ी दिक्कत होती है कि सर कब से एज को काउंट किया जा रहा है। बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि 21 से लेकर 32 वर्ष की आपकी एज है। 1 अगस्त 2026 को, है ना, 1 अगस्त 2026 को, जन्म तिथि 2 अगस्त 1994 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं। मतलब कोई व्यक्ति 2 अगस्त 1994 के पहले बर्थ जिसका जन्म हुआ है और 1 अगस्त 2005 के बाद जिसका जन्म हुआ है, वह इसके लिए अलाउ नहीं है। तो आप इस बात को समझिए कि जनवरी नहीं, यहाँ अगस्त से 1 अगस्त 2026 को एज की जो काउंटिंग की जाएगी वो आपको बता रहे हैं कि 2 अगस्त 1994 से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं। बेटा ये किसके लिए? ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा SC ST कैटेगरी है 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, OBC 3 वर्ष है ना, जो हमारे फिजिकल डिसेबिलिटी वाले पर्सन इनके लिए 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र भी प्रीलिम्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो डिग्री को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, या तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो या फिर आपके पास फाइनल ईयर में आप हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एज लिमिट में बेटा बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि 1 अगस्त, है ना, 1 अगस्त 2026 को, और उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि 2 अगस्त 1994 से पहले, इससे पहले का अगर आपका बर्थ है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, और इसके बाद का अगर आपका बर्थ है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन हर किसी को अपनी कैटेगरी के आधार पर दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया के 4 चरण है। आप कैसे आवेदन कर सकते हैं? अकाउंट निर्माण करना है आपको upsconline.nic.in पर जाकर, URN रजिस्ट्रेशन करना है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जीवन में एक बार आपको करना है, फिर आप UPSC के कितने भी पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो upsconline.nic.in पर जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, URN बना सकते हैं। CAPF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, सामान्य विवरण आपने इसमें भरना है, और परीक्षा विशेष मॉड्यूल, केंद्र चयन और परीक्षा जो शुल्क है वो आपने देना है। और सुचारू सत्यापन के लिए आधार कार्ड का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। ये वेरीफाई करने के लिए आप अपने आधार कार्ड का यू जरूर करें। तो URN आपने रजिस्ट्रेशन करना है, जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है, और लास्ट में अपना एग्जाम सेंटर, और ये भी पहले आओ पहले पाओ पे आ जा रहे थे, ध्यान रखना। तो जल्दी फॉर्म भरेंगे आपको अपना पसंद का एग्जाम सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा। फोटो और हस्ताक्षर के नए नियम बेटा जारी कर दिए। लाइव फोटो मैंडेटरी है, नया नियम है। आवेदन भरते समय वेबकैम के माध्यम से लाइव फोटो खींचना है, अनिवार्य है। इसके अलावा पहले से खींची गई फोटो भी अपलोड करनी होगी,
और ये आप सबको पता है कि इसके लिए 10 डेज का रूल है कि 10 दिन पुरानी फोटो, ऐसा ये तो हम पहले से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लाइव फोटो वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हैं आपको एक लाइव फोटो वेब कैम के माध्यम से खींचनी पड़ेगी और वह अपलोड होगी पोर्टल पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हस्ताक्षर सफ़ेद कागज पर काली स्याही से हस्ताक्षर करें और अपलोड करें, ठीक है। तो हस्ताक्षर भी आपको करने हैं ये, ठीक है, और ये 3 बार करने हैं। ये कितनी बार करने हैं? 3 बार। तो 3 बार हस्ताक्षर करके आपको अपलोड करने हैं। ये भी लिखा हुआ है कि सफ़ेद कागज पे काली स्याही से करनी है। सफ़ेद कागज है काली स्याही, ये नहीं सर हमने ब्लू से कर दिया, ऐसे कर दिया, नहीं, ये आपको करनी है। और पहले जो बेसिक हमारे रूल होते थे फोटो अपलोड करने को लेकर, वो इसमें प्रभावी होंगे ही होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र आवंटन नीति क्या है? आवेदन करें पहले पाएं, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। प्रत्येक केंद्र में सीटों की सीमा निर्धारित है, चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर को छोड़कर। सलाह, अपनी पसंद का शहर पाने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें। और जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, दिव्यांग बच्चे हम जिनको कहते हैं, उनके लिए छूट है, आपको कभी भी मिल जाएगा। आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीट के अरेंजमेंट यहाँ पे कर दिया जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखना। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा, फेस ऑथेंटिकेशन होगी वहां पर। तो परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए सभी उम्मीदवारों को फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना पड़ेगा। प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, आप मोबाइल स्विच ऑफ भी नहीं चलेगा, स्मार्ट वॉच, पेन ड्राइव, कैमरा, ब्लूटूथ, ये कुछ भी नहीं चलेगी। मतलब सारी चीजें बेटा लिख दी हैं यूपीएससी ने, बहुत काम की बात है, इन बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये पेपर का स्वरूप आप सबको पता है कि इस तरीके से होता है, 2 पेपर होते हैं, ठीक है। 33 अंक अनिवार्य है सी सेट में, और नेगेटिव मार्किंग आपके पास 1/3 की है, और मुख्य परीक्षा आपके पास लिखित प्लस साक्षात्कार के तौर पे हमको देखने को मिल जाती है। तो कुछ मेजर चेंजेस हैं। अब देखो, इनके अलावा जो और चेंजेस आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये और देख लेते हैं। देखो, प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराने का एकमात्र माध्यम, ये वेबसाइट पे जाना है upsc.online पर आप जाके कर सकते हैं। अब देखो, समय सीमा परीक्षा के अगले दिन से शुरू होकर 7 दिनों तक, कुल 5 दिन, ठीक है। लेकिन बेटा इस बार उन्होंने क्या चेंजेस किया है कि परीक्षा के तीसरे दिन से लेके 7वें दिन तक, पहले होता था कि 1 से लेके 7वें दिन, अब ये बोल रहे हैं कि परीक्षा होने के तीसरे दिन से लेके 7वें दिन के लिए अब इसको थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया बेटा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ध्यान रखना। 30 से 7 दिन ईमेल या पोस्ट द्वारा कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको वेबसाइट पर जाके क्या करना है, आपत्ति दर्ज करनी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो QPREP पोर्टल पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है भाई। नियम और अनुशासन, प्रयास करना, यदि आप प्रारंभिक परीक्षा के किसी भी एक पेपर में उपस्थित होते हैं तो एक प्रयास माना जाएगा। ये तो बहुत सिंपल आपको पता है। विड्रॉल कर सकते हैं, आवेदन जमा करने के बाद उसे वापस लेने की अनुमति नहीं है, ठीक है। अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर आपराधिक मुकदमा और डिबरमेंट हो सकता है, मतलब बहुत दिक्कत हो सकती है आपके लिए, ठीक है। चलिए, अंतिम सबमिशन से पहले चेकलिस्ट जरूरी है। वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, फोटो आईडी, आधार, पैन आदि का विवरण, ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के आधार पर होना चाहिए, 1/4/2025 के बाद जारी। मतलब ये बोल रहे हैं कि आपका जो ओबीसी है, इस ओबीसी का सर्टिफिकेट बेटा कब जारी होना चाहिए, ध्यान रखना, 1/4/2025 के बाद। ईडब्ल्यूएस है तो भी आपका 1/4/2025 के बाद अपलोड, मतलब जारी होना चाहिए, तब जाकर वैलिड होगा। यूआरएन डेटा सत्यापित करें, केवल एक बार सुधार संभव है। और परीक्षा शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, यूपीआई कार्ड, किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते समय। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यूपीएससी ने एक युग का अंत कर दिया है ना। यूपीएससी एंडेड आ एरा। देखो, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो अधिकारी हैं, इनके लिए जो रीअटेम्प्ट है, इन नियमों में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। आपने देखा होगा कि पहले कोई भी व्यक्ति, जैसे जो हमारे आईएएस है ना, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इसमें सिलेक्ट हो जाते थे, बार बार पेपर देते रहते थे। लेकिन अब कमीशन ने क्या किया है कि इन सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और रिस्ट्रिक्ट कैसे कर दिया है, इन सारी चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी ने सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने, रैंक इंप्रूवमेंट के रास्ते बंद कर दिए। नया सिद्धांत, एक पद एक मौका। देखो, अगर आप आईएएस और आईएफएस बन जाते हैं, अगर आपने आईएएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को चूज कर लिया है, तो इसके बाद आपके पास नो एंट्री। जैसे अगर आप आईपीएस बन जाते हैं तो आईपीएस बनने के बाद आप कैडर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। मतलब
आईपीएस बनने के बाद एक मौका आपको दिया जाएगा कि आप आईएएस और आईएफएस के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक मौका, सिर्फ एक चांस, ध्यान रखना। इसमें भी ऐसा नहीं है कि आईपीएस बनने के बाद आप कैडर चेंज करने के लिए बार बार आईपीएस का पेपर दे रहे हैं, नहीं। आप रैंक इंप्रूवमेंट का एक बार यहाँ पे मौका दिया जाएगा। कोई भी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है, आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका है, ध्यान रखना। उसके बाद फिर आपको दूसरा मौका यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे चेंजेस किए हैं। चलो इनको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं क्या किया है। देखो, पहले क्या होता था, रैंक सुधारने के लिए असीमित अवसर दिए जाते थे। अब क्या है, 2026 से सेवा में रहते हुए केवल एक अतिरिक्त मौका मिलेगा। जैसे आप जॉब में हैं और आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है। उसमें होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले कितने भी मौके आपको मिल जाते थे। आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी परीक्षा रख सकते थे। आईएएस आईएफएस बनने पर पूर्ण प्रतिबंध। अगर आपने आईएएस ज्वाइन कर लिया है, आईएफएस ज्वाइन कर लिया है, अब आप दोबारा अब पेपर दे ही नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे लोग होते थे जो प्रीलिम्स की सीटें खराब करते थे, मेंस की सीटें खराब करते थे, इंटरव्यू देने भी चले जाते थे। तो अब ये बहुत बड़ा सुधार किया यूपीएससी, यानी ये हर पेपर में एप्लीकेबल होना चाहिए। स्टेट पीसीएस इवन हर पेपर में, कि एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, जाओ भाई बल्ले बल्ले। रैंक सुधारने का सिर्फ एक ही मौका देंगे, दोबारा नहीं देंगे। सुधरी तो अच्छी बात है, नहीं सुधरी तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, ध्यान रखना। इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं था। तीसरे प्रयास के लिए इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, पहला प्रयास, आपको एक और मौका दे गया। अब आप एक और बार पेपर देना चाहते हैं, तो आप जिस जॉब में हैं उससे आपको रिजाइन करना पड़ेगा। जब आप रिजाइन करेंगे तब जाकर आप उस पेपर के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो फिर आप पेपर नहीं दे सकते। ये बहुत जरूरी शर्त है। सीएससी 2026 से नियम सख्त सीट ब्लॉकिंग को रोकने की दिशा में बड़ा कदम है। आसान भाषा में समझाता हूँ। आप अगर आईएएस और आईएफएस बन जाते हैं तो अब आप दोबारा पेपर नहीं दे सकते। आप आईपीएस बने हैं तो रैंक इंप्रूवमेंट करने का एक ही मौका आपको मिलेगा। आप आईपीएस बनने के बाद कैडर चेंज नहीं कर सकते, मतलब कैडर चेंज करने के लिए आपको नहीं मौका मिलेगा। आप किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, एक ही मौका आपको दिया जाएगा रैंक इंप्रूवमेंट करने के लिए। अगर आपको लगता है आप फिर से पेपर देना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है क्या कि आप रिजाइन करिए और फिर आइए, फिर अपनी रैंक इंप्रूव कीजिए, अपना सिलेक्शन लीजिए, लेकिन इस पोस्ट को खत्म करके आइए, ठीक है भाई। चलो, आईएएस और आईएफएस के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबंध। अयोग्यता। यदि आप पिछली परीक्षा के आधार पर आईएएस या आईएफएस बन जाते हैं, ठीक है, तो आप सीएससी 2026 के लिए अयोग्य हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति 25 की परीक्षा के आधार पर कुछ बन गया है, आईएएस बन गया है, आईपीएस बन जाता है, तो अब बेटा ये इससे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। मिड साइकिल नियुक्ति। जैसे सीएससी 2026 प्रीलिम्स पास करने के बाद नियुक्ति, मेंस नहीं दे पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने सीएससी प्रीलिम्स 2026 क्वालिफाई कर लिया या 2027 क्वालिफाई कर लिया, ये हमेशा लागू होगा, तो आप मेंस नहीं दे पाएंगे। मेंस देने के बाद नियुक्ति तो रिजल्ट से पहले नियुक्ति, ठीक है। सीएससी 2026 के बाद आधार पर कोई नया पद नहीं मिलेगा। जैसे मान लो मेंस देने के बाद आपको नियुक्ति मिली तो नया पद आपको नहीं मिलेगा। आईएएस या आईएफएस मिलने का मतलब है फुल स्टॉप, अब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये एक्सेस डिनाई यहाँ पे कर दिया है, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में, ध्यान रखना, ठीक है। आईपीएस कैडर बदलाव का रास्ता। आप अगर आईपीएस बन जाते हैं तो अब आपको कैडर नहीं बदल सकते, ठीक है। नियम। यदि आप पिछली परीक्षा के आधार पर आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हैं, तो सीएससी 2026 के जरिए दोबारा आईपीएस नहीं चुन सकते, ठीक है। आप अपना स्टेट कैडर बदलने के लिए परीक्षा नहीं दे सकते, ध्यान रखना। हाँ, आईपीएस अधिकारी केवल आईएएस, आईएफएस या अन्य सेवाओं, बेटर सेवाओं के लिए दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक ही मौका दिया जाएगा, बार बार मौके यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब ट्रांजिशन 2025 के बैच के लिए गोल्डन किट क्या है। जिन उम्मीदवारों का चयन सीएससी 2025 या उससे पहले हुआ है सुविधा। रूल एक है, सीएससी 2026 या सीएससी 2027 में शामिल होने का एक अंतिम मौका है। मतलब 25 में हुआ है, 24 में हुआ है, 23 में हुआ है, तो एक ही मौका है। या तो आप 2026 चुन सकते हैं या 2027 चुन सकते हैं, ठीक है। एक अंतिम मौका है, फाइनल मौका, ठीक है। शर्त, इस एक मौके के लिए इस्तीफे देने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका 25 या पहले सिलेक्शन हुआ है तो एक मौका आपको मिल रहा है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, ठीक है। तो ये एक गोल्डन वन टाइम पास आपको मिल रहा है 2026-2027, ठीक है, 25 के बैच के लिए या उससे पहले वालों के लिए। 28 और उसके बाद करो या मरो। देखो क्या कहते हैं, जैसे करंट जॉब और नेक्स्ट अटेम्प्ट, इसके बीच में कितनी खतरनाक खाई आपको दिखाई दे रही है। देखो, यदि आप सीएससी 2028 या उसके बाद किसी भी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको अपनी वर्तमान सेवा से इस्तीफा देना होगा। सुरक्षा जाल समाप्त। अब नौकरी के साथ तैयारी का विकल्प यहाँ पे खत्म हो गया है। ये बहुत जरूरी कदम था, बहुत ही जरूरी। एक बार सिलेक्शन हो गया, हर बार पेपर दे रहे हैं, हर बार कोई पोस्ट अपनी अपग्रेड कर रहे हैं और इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में आके अपना बढ़िया भौकाल जमा रहे, तो उससे जो फ्रेश बच्चे हैं ना, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो उनको अब ये यहाँ पे सेफ गार्ड मिल जाएगा। इम्पैक्ट अब रिस्क बहुत ज़्यादा है,
रैंक सुधारने के लिए अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़नी होगी और ये 99% लोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो इससे नए बच्चों को बहुत बढ़िया मौका यहाँ पे मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेनिंग, नो स्टेप नो सर्विस। देखो चयन हो गया आपका, ज्वाइंट फाउंडेशन कोर्स, सर्विस कन्फर्म। अगर आपने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो आपकी सर्विस कंफर्म हो गई। इसके फाउंडेशन कोर्स है ना, नो एग्जाम्पशन, ध्यान रखना, तो एलोकेशन कैंसिल हो जाएगा, सेवा आपकी रद्द हो जाएगी। अब समझो, चयनित उम्मीदवारों को फाउंडेशन कोर्स एफसी में शामिल होना अनिवार्य है। सख्त परिणाम, यदि उम्मीदवार को ट्रेनिंग में शामिल नहीं होना होता तो सीएससी 2026 सेवा का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। उद्देश्य सीट ब्लॉकिंग पूरी तरह बंद है। आप अगर फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, आप समझिए, तो आपकी सर्विस एलोकेशन हो जाएगी, और अगर स्किप कर देते हैं तो आपकी सेवा यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी। बहुत ही खतरनाक रूल्स। पहले लोग क्या करते थे, समझो, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन नहीं करते थे, पढ़े रहते थे, ब्लॉकिंग चलती रहती थी, और बाद में फिर इकट्ठे होकर पहुंच जाते थे, अरे हमारा तो ये था, इस कारण से नहीं हो पाया। अब आपको जाके वैलिड रीजन बताना ही पड़ेगा, भाई हम ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। तो ये बहुत बढ़िया काम कर दिया यूपीएससी ने। सीएससी 2026 और 2027 की भी चयन, जैसे मान लो सीएससी 2027 में बैठने के लिए ट्रेनिंग से छूट केवल एक बार मिलेगी, एग्जाम्शन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा। आपने सीएससी 2026 क्वालिफाई कर लिया, अब एक बार ही आपको एग्जाम्शन मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। नया सिलेक्शन यदि सीएससी 2026 में सिलेक्ट हो जाते हैं, 2027 में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो समझो क्या होगा कि ऑप्शन ए है कि 2027 की सर्विस चुने तो 2026 की रद्द हो जाएगी। ऑप्शन बी कि 2026 की सर्विस रखें तो 27 का दावा खत्म हो जाएगा। यदि दोनों में से किसी भी ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं तो दोनों सिलेक्शन रद्द, खत्म कहानी। 26 में सिलेक्ट हो गए, एक मौका आपको मिलेगा। 27 में आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 27 वाला सिलेक्शन रखें तो 26 वाला रद्द कर देंगे, या 26 वाला रखते हैं तो 27 वाला रद्द कर देंगे। अगर दोनों नहीं चुनते तो दोनों खत्म, कहानी खत्म। अब आप ये नहीं कर सकते भाई चलो ठीक है बैठे हैं 28 वाला पेपर और देंगे, बहुत पैसा है घर वालों पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी आपकी जो कहानी है, इस कहानी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो 26 और 27 के बीच का चयन कुछ इस तरीके से आपको बताएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्या आप एग्जाम दे सकते हैं? जो डिसीजन मैट्रिक्स की आपसे कोई बात करें, क्या आप वर्तमान में आईएएस आईएफएस हैं, ठीक है, तो स्टॉप, आप पूरी तरीके से अयोग्य, ठीक है। क्या आप आईपीएस हैं, आईपीएस, क्या फिर से आप आईपीएस चाहते हैं? नो, नहीं दे पाएंगे। क्या आप आईएएस आईएफएस जाना चाहते हैं? गो अहेड, आप एक बार जा सकते हैं। क्या आप सीएससी 2025 के पुराने बैच से हैं? क्या आप सीएससी 2028 में बैठना चाहते हैं? तो समझो, अब आपको 2026-2027 में एक मौका बिना इस्तीफा के मिलेगा, और 2028 में जाना चाहते हैं तो आपको पहले से इस्तीफा देना पड़ेगा। 100वें साल में धमाका किया है भाई यूपीएससी ने, ध्यान रखना इस बात को, और बहुत ही शानदार धमाका किया है, बहुत ही शानदार धमाका। तो ये है आपके पास डिसीजन मैट्रिक्स, आप ऐसे समझ सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? मंसूर रणनीति, प्रतिभा पर फोकस, नए उम्मीदवारों को मौका देना, अधिकारियों का ध्यान ट्रेनिंग और काम पर रखना, सीट वैकेंसी, चयनित उम्मीदवारों द्वारा सीट छोड़ने की समस्या को खत्म करना। उम्मीदवारों के लिए सलाह क्या है? अपनी सर्विस प्रेफरेंस डीएफ बहुत सोच समझकर भरें, अब ट्रायल के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सावधानी हटी और सर्विस कटी, क्या शानदार लाइन के साथ यहाँ पर इसको कंप्लीट किया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, देखो हमारे SIP 2026 की शुरुआत है, और ये आपकी पीटी की तैयारी को इंप्रूव करेगा बेहतर तरीके से। आप इससे जुड़ जाइए GRS लाइव के थ्रू। 27 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आ जाइए GRS लाइव के थ्रू, और 28 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आ जाइए निर्वाण बैच में। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए, ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे PDF मिलेंगे, और इंस्टा पे आके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।